ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। चल रही है वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी। ठीक है, एक दो दिन कुछ कारणों से थोड़ा ब्रेक था। ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस थे, अब वो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो फिर से हम कंटिन्यू हैं। अब आप जानते ही हैं जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के पहले हम सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेन वीडियो आपके सामने रखेंगे और उनका पीवाईक्यू भी रखेंगे। ठीक है, तो उस क्रम में हम आगे लगे हुए हैं। अब आप भी अपने काम में लगे ही हैं, लगे रहिए। वो क्या? हाँ, मोटिवेट करने का किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। और व्हाट पर्पस? बहुत सही, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन तक विद इन टाइम पहुंच सके। ठीक है, तो आज बहुत समय नहीं वेस्ट करते हैं, समय जानते ही बहुत कीमती। तो मेरे प्यारे, आज हम लोग मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक चैप्टर के लास्ट लेक्चर की ओर हैं। 6th लेक्चर है वो आपका, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गैल्वेनोमीटर। दैट इज गैल्वेनोमीटर। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन को भी क्या करता है? ये बताता है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसको बनाते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि सेंसिटिविटी बहुत हाई रहे, जिससे बहुत छोटी सी करंट को भी ये डिटेक्ट कर ले और हमें पता चल जाए कि सर्किट में करंट है और प्रिकॉशन हमारा उसी के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दे तो हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं एमीटर में और वोल्ट मीटर में। इसको एज ए एमीटर और एज ए वोल्ट मीटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत समय लेते हुए आपका आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करेंगे? कंस्ट्रक्शन। किसी चीज को बनाया जाता है तो ये सोच के बनाया जाता है कि इसका पर्पज क्या है। अब गैल्वेनोमीटर का पर्पज है बहुत स्मॉल से स्मॉल करंट भी यदि सर्किट में हो तो उसको डिटेक्ट कर ले। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई हो, बहुत थोड़ी सी करंट को क्या कर ले? डिटेक्ट करके बता दे। ठीक है, जैसे आपकी सेंसिटिविटी कब बहुत हाई होगी? जब एक थोड़ा सा, एक बूंद या उससे भी बहुत कम आपकी जीभ पे आए और तुरंत आप उसकी पूरी हिस्ट्री बता दें, मतलब कैसा टेस्ट है, क्या नमक है, क्या कैसे है, तो आपकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। और 2-4-6 चम्मच खाने के बाद भी आप ये न बता पाए, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी क्या है? बहुत लो है। सेंसिटिविटी हाई का मतलब है कि स्मॉल मैग्नीट्यूड को भी आप डिटेक्ट कर लें, और सेंसिटिविटी लो का मतलब है कि आप लार्ज मैग्नीट्यूड को भी आप डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो सेंसिटिविटी लो रहेगी तब। अब कंस्ट्रक्शन में ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? आप जान ही रहे हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग लूप फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ठीक है, तो अब यहां पर करंट कैरिंग लूप होनी चाहिए, फ्रीली सस्पेंड भी होनी चाहिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, तभी तो टॉर्क वगैरह जनरेट होगी। कंस्ट्रक्शन में इस बातों का ध्यान दिया जाएगा, इन बातों का ध्यान दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे, कंस्ट्रक्शन में जब हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो स्टेप वाइज देखें तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका देयर शुड बी सिलेंड्रिकल स्पेस, देयर शुड बी ए सिलेंड्रिकल स्पेस between north and south poles of horseshoe magnet. Between north and south poles of horseshoe magnet. ठीक है, तो पहले स्टेप में आपका आ जाएगा कि देयर शुड बी सिलेंड्रिकल स्पेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ होर्सशू मैग्नेट।
ठीक है मेरे प्यारे। तो जरा आप देखें कि ये नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ होगा, ये साउथ है तो उधर उसका नॉर्थ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक स्पेस है जो सिलेंड्रिकल स्पेस है, और वो जो सिलेंड्रिकल स्पेस है क्या है, सिलेंड्रिकल स्पेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये थोड़ा स्पेस को और बड़ा कर देते हैं, जिससे डायग्राम में जो अदर पार्ट्स हम शो करना चाहते हैं वो थोड़ा हम लोग इजिली शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, देयर शुड बी सिलेंड्रिकल स्पेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ आर्थो मैग्नेट। अब हम आएंगे सेकंड स्टेप में, इसमें आएंगे सेकंड स्टेप में। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्पेस है इसकी जो एक्सिस होगी, अब सिलेंडर की एक्सिस क्या होती है, सिलेंडर ड्रम, ड्रम का टॉप सर्कल, बॉटम भी सर्कल, सर्कल टॉप के सेंटर को और बॉटम जो सर्कल है उसके सेंटर को से पास होने वाली जो लाइन है उसी को एक्सिस बोलते हैं। तो ऑन एक्सिस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल स्पेस एक्सेल ऑफ, on axis of this cylindrical space axle of rectangular frame of aluminum coincides of which ends are pivoted, of which ends are pivoted, ठीक है, of which ends are pivoted। ये आपका सेकेंड स्टेप में आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, ऑन एक्सिस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल स्पेस एक्सेल ऑफ rectangular frame of aluminum coincides of which ends are pivoted। pivoted का मतलब ये है कि रोटेट भी कर लेंगे लेकिन आगे पीछे नहीं होंगे ना अप डाउन होंगे, तो फ्रीली रोटेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। थर्ड स्टेप में आएंगे जब मेरे प्यारे, थर्ड स्टेप में नाउ वी वाउंड, नाउ वी वाउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्योंकि कॉइल चाहिए ना हमको। नाउ वी वाउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर over this rectangular frame up to required turn। जितना टर्न हमें रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वाउंड कर देंगे। क्या वाउंड कर देंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसका एक एंड आपका अटैच होगा किससे, हेयर स्प्रिंग ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज S1 से, और दूसरा एंड जो होगा आपका वो अटैच होगा हेयर स्प्रिंग ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज S2 से। ठीक है, अब ये जो है जाके किसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला जाके किसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और वाया ये स्विच। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे हम, जैसे ही स्विच को, कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों साथ देखते चल रहे हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तुरंत यहां से करंट चलेगी, करंट, करंट यहां आएगी और फास्फोरस ब्रांच के थ्रू ये इस कॉइल में इंटर कर जाएगी करंट, और यहां आप ऐसे वाउंड किए थे, ऐसे करंट भी ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो यहां करंट जा रही होगी, देख ही रहे हैं आप किधर जा रही है, नीचे, इधर करंट किधर जा रही है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी ये भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब ये जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, और यहां राउंड राउंड करके करंट फास्फोरस ब्रॉन्ज S2 से निकल के फिर नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। अब यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे और करंट के बीच का एंगल 90 है। हम कौन सा रूल यूज करेंगे, हम रूल यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ फोर्स हो जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ फोर्स हो जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में।
यहाँ फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कलर दिख नहीं रहा था। ये फोर्स क्या करेगा, इस फेस को अंदर लेके चला जाएगा, इस फेस बाहर आ जाएगा। ये यदि पूरा घूम जाए तो एक सिलेंडर बना देगा, जिस सिलेंडर का हाफ सर्कल अपर पोर्शन का अंदर रहेगा, आधा कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। यहां भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा। ठीक है। और ये जो फेस देख रहे हैं, ये साइड जो देख रहे हैं, ये साइड में भी आधी साइड बाहर आ जाएगी, आधी अंदर चली जाएगी। बाहर वाली साइड आधी बाहर और आधी कहाँ, अंदर। अंदर वाली को डॉटेड दिखा रहे हैं ये। तो आपको लगा फ्रेम घूम गया, फ्रेम घूम गया। तो फ्रेम जब नहीं घूमा था तो यहां पर एक सर्कुलर स्केल थी। क्या थी? एक सर्कुलर स्केल थी। और इस फ्रेम जब नहीं घूमा था उस समय इस एक्सल से जो पॉइंटर अटैच था वो 0 पर था। कहां पर था? 0 पे था। इधर पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा होगा, 1 2 3 4, क्योंकि गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर क्या, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर दोनों तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अब आपने देखा है कि अब ये फ्रेम ऐसे घूम गई है, इसका पॉइंटर भी इधर चला गया होगा। इसका मतलब एक पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया होगा। मान लो किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, फाई से। किससे डिफ्लेक्ट हो रहा है? फाई से। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी बदल गया होगा। मान लो वो थीटा है। ठीक है, क्या है? थीटा है। भाई एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल मान लिया गया क्या है? थीटा है। ठीक है रे। अब करंट ने जो टार्क जनरेट किया है, करंट ने क्या जनरेट किया है? जो टार्क जनरेट किया है करंट ने, उसने पॉइंटर को घुमाया और उसके डिफ्लेक्शन से हमें करंट भी डिटेक्ट हो गई और डायरेक्शन भी पता चल गया। लेकिन अब जब ये स्विच ऑफ हो, करंट गायब हो जाएगी। करंट गायब हो जाएगी, अब पॉइंटर को वापस जाना चाहिए फिर से 0 पे। तो इसको पॉइंटर 0 पे वापस जाए, इसका कुछ अरेंजमेंट करना होगा। उसी अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर फास्पर ब्रॉन्ज एलॉय की हेयर स्प्रिंग लगाई गई है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर फास्पर ब्रॉन्ज ही क्यों, सर हेयर स्प्रिंग ही क्यों? ठीक है। आप सपोज करो कि बाइक के साकर वाली स्प्रिंग आप लगा दिए हो यहाँ पे। अब करंट ने टार्क जनरेट तो किया, लेकिन इतना टार्क नहीं जनरेट कर पाई है वो कि साकर वाली जो स्प्रिंग है उसको ट्विस्ट कर सके। और उसको जो ट्विस्ट नहीं कर पाएगी तो 2 4 10 15 एम्पियर करंट होगी सर्किट में, लेकिन पॉइंटर हिलेगा नहीं। पॉइंटर हिलेगा नहीं तो हमें ये लगेगा करंट नहीं है, जबकि करंट है। और कहीं हम ऐसा काम कर ले गए कि जो करंट के ना होने पे करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। ये तुरंत बताती है कि करंट थी, और आपके पड़ोसी भी जान जाएंगे कि हाँ करंट थी। ठीक है। इसलिए यहाँ हेयर स्प्रिंग लेते हैं और फास्पर ब्रॉन्ज लेते हैं, क्योंकि फास्पर ब्रॉन्ज ट्विस्टिंग का अपोज कम करता है और हेयर स्प्रिंग रहेगा तो अपोज और कम होगा। इसका मतलब थोड़े से ही करंट पर आपका ये पॉइंटर हिल जाएगा और हम करंट का प्रेजेंस जान लेंगे, करंट है। ठीक है। थोड़ी सी करंट को यदि मेजर कर लेगा तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। ठीक है। और 2 4 10 एम्पियर होने के बाद भी ये करंट नहीं बता पाएगा, करंट नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत लो है। जैसे कभी कभी आपको टेस्ट करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ लोग होते हैं एक बूंद भी जीभ पर गिरी तो पूरा टेस्ट बता देते हैं उसका कि नमक ऐसा है, स्वाद ऐसा है, ये है वो है, पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 4 6 चम्मच खाने के बाद भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है। तो जो थोड़ा अमाउंट ही जीभ पे रखते ही बता दिए कि पूरा सब कुछ क्या कैसे है, इसका मतलब सेंसिटिविटी बहुत हाई थी। अब 2 4 6 चम्मच मतलब ज्यादा अमाउंट यूज करने के बाद भी नहीं बता पा रहे हैं, उनका इसका मतलब उनकी सेंसिटिविटी लो है। ठीक है।
तो यहां पर हमको सेंसिटिविटी हाई चाहिए, बहुत से माइन्यूट करंट को भी जो है ये डिटेक्ट कर, ठीक है। इसलिए हमने फास्पर ब्रांच की हेयर स्प्रिंग यूज की है, क्योंकि फास्पर ब्रांच का जो टॉर्सन रिजिडिटी है बहुत कम होता है, और हेयर स्प्रिंग है तो अपोज नहीं करेगा ज्यादा ट्विस्ट होने का, ठीक है। अब हेयर स्प्रिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब करंट वाला टार्क आएगा तो करंट वाला टार्क क्या करेगा, इस एल्युमिनियम के फ्रेम कॉइल को क्या करेगा, घुमाएगा, एल्युमिनियम फ्रेम पे बने हुए कॉइल को। जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग ट्विस्ट होगी, स्प्रिंग जब ट्विस्ट होगी तो ट्विस्ट होने का अपोज करेगी, रेस्टोरिंग टार्क जनरेट करेगी, और जैसे जैसे स्प्रिंग ट्विस्ट होती जाएगी रेस्टोरिंग टार्क भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय जो रेस्टोरिंग टार्क है वो करंट वाले टार्क के बराबर आ जाएगा, रेस्टोरिंग टार्क, और उस समय पॉइंटर का घूमना बंद हो जाएगा, ठीक है, और हम रीडिंग वगैरह ले लेंगे जो कुछ लेना होगा। अब करंट वाला जो टार्क होता है इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक, आप चलो किनारे। ये करंट वाला प्यारे जो टार्क होता है ये होता है आपका एन आई ए बी साइन थीटा। ए क्या है? ए एरिया है, क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम। बी क्या है? बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? थीटा है आपका एंगल बिटवीन, या एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट है। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ क्या है? टर्न्स है, ठीक है। अब ये बराबर होगा सी फाई के। आप कहोगे सी फाई कहां से आ गया, ठीक है, सी फाई कहां से आ गया, जरा ये समझें आप। तो देखो रेस्टोरिंग टार्क जो है, रेस्टोरिंग टार्क, स्प्रिंग कम ट्विस्ट होगी रेस्टोरिंग टार्क कम जनरेट होगा, स्प्रिंग ज्यादा ट्विस्ट होगी रेस्टोरिंग टार्क ज्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है या जिस एंगल से स्प्रिंग ट्विस्ट हो रही है रेस्टोरिंग टार्क उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ जो सी है, क्या है? सी जो है उस सी को अभी हम क्या बोलेंगे, टॉर्सन रिजिडिटी। क्या बोलेंगे? टॉर्सन रिजिडिटी। तो इसीलिए टाउ रेस्टोरिंग की जगह पे सी फाई आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? सी फाई। अब जरा देखें, यहां से आपका, यहां से आपका आई इज इक्वल टू आ गया सी फाई अपान एन ए बी साइन थीटा, एन ए बी साइन थीटा। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाए। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन है ये करंट के प्रोपोर्शनल, करंट कम हो तो डिफ्लेक्शन कम हो, करंट ज्यादा हो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, ठीक है। तो जिससे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा करंट ज्यादा है, डिफ्लेक्शन कम होगा तो करंट कम है, ऐसा पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे ऐसा तभी होगा जब जब आपका C अपान एन ए बी और साइन थीटा ये सब क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इसमें सी एन और ए और बी तो कांस्टेंट ही है। इस साइन थीटा को कांस्टेंट बनाने के लिए, किसको कांस्टेंट बनाने के लिए? साइन थीटा को कांस्टेंट बनाने के लिए साइन थीटा की वैल्यू को हम 1 करते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब थीटा क्या हो जाए, 90। थीटा है क्या? थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इसका मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का जो एंगल है वो फार एवर 90 ही बन जाए, 90 ही क्या हो बन जाए आपका, चाहे जितना ट्विस्ट करे फ्रेम आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम, और रेक्टेंगुलर फ्रेम के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा क्या बना रहे 90। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं उसके लिए हम लोग यहां पर एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ये आपका जो येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है, सिलेंड्रिकल, येलो कलर का जो यहाँ दिख रहा है वो है सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये काम क्या करता है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैसे, तो आप ये जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल आपके 3 टाइप्स के थे, डाया, पैरा और फेरो। तो जो फेरो, डाया, पैरा और फेरो, हमने इनका कंपेयर किया था। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल आते तो हैं लेकिन उनका उद्देश्य पढ़ाई नहीं रहता है, उनको जबरदस्ती घर से भेजा गया रहता है, वो कहते हैं भेज तो दे आप, पढ़ाई ले आए तो जानिए। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट रहते हैं कि चलो आए हैं तो पढ़ लेते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ना ही मोटिव है, केवल पढ़ने के लिए आए हैं। यदि टीचर की कही हुई बातें फील्ड लाइंस हैं, टीचर की कही हुई बातें क्या है, फील्ड लाइंस हैं, तो पूरे रूम में जहां कहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बैठा होगा, टीचर की कही हुई सारी बातें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के माइंड से होके जाएंगी। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट कर देगा किसी एक पॉइंट के आसपास। ठीक है, जिससे फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, दो काम करेगा। ठीक है, एक तो फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट करके रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा काम ये क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब ऐसा फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और क्या कर देगा, हाँ, और क्या कर देगा, समझ रहे हैं ना मामला। हाँ, अब फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा कैसे देगा, जरा ध्यान दो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट जिसका पढ़ना ही मोटिव है, ऐसे बच्चे अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और जिस टीचर के संपर्क में है, यदि 100 में 100 ला दिए फिजिक्स में, तो टीचर की फील्ड को क्या किए, ये स्ट्रांग कर दिए, बढ़ा दिए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड को भी स्ट्रांग कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे जो है, अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगी, तो अभी हम ये जो आपका सिलेंडर बन रहा है यहाँ पे, ये कॉइल ऐसे घूम रहा है, सिलेंडर बन रहा है, ऊपर आपका जो सेमी सर्कुलर स्केल भी लगी है वो भी सिलेंड्रिकल है, पॉइंटर उसी सरफेस में है। इसका हम कौन सा व्यू लेते हैं, ऊपर वाला व्यू लेते हैं, ऊपर वाला। तो यहाँ जब ये वाला व्यू लेंगे तो आपको ये सिचुएशन मिलेगी, कौन सी, आगे देखें। ये आपका, ये फ्रेम की पहले सिचुएशन थी, अब फ्रेम घूम के यहां गया है। ठीक है, तो पहले पॉइंटर आपका कहां पे था, सर्कुलर स्केल के 0 पे था, और जब ये घूम के यहां चला गया, तो अब जो पॉइंटर है आपका, वो आपका कोई रीडिंग बताने लगा।
और ये एंगल है डिफ्लेक्शन फाई। अब यहां देखें, ये जो है आपका, ये करंट की डायरेक्शन होगी और ये फ्रेम के अपर फेस को डिनोट करेगा। अब यहां इस पर नॉर्मल जो है, पहले ये था, अब घूमने के बाद नॉर्मल ये हो गया। अब आप थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी। जब ये ऐसे था, ऐसे, तब पॉइंटर जीरो पे था। कहा था? जीरो पर। और जब ये घूम के ऐसे हो गया है, पॉइंटर चला गया है फोर पर। कहां चला गया? फोर पर। अब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इसका। क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। इतना समझ ही रहे होंगे आप। अब पहले पहले जो एंगल था, मतलब एरिया वेक्टर जो था इधर था, और जब घूम के यहां चला गया तो एरिया वेक्टर अब ये हो गया। ठीक है? एरिया वेक्टर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेम घूम रही है। अब फील्ड यदि रेडियल हो गई, फील्ड क्या हो गई? रेडियल हो गई। अब भाई यहां पर जो है मिडिल में आपका सॉफ्ट आयरन कोर का भी क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर यदि यहां पे है, तो सारी फील्ड लाइंस इसके माइंड से होके जाने वाली है। क्योंकि फील्ड लाइंस को क्या कर देगा ये? हाँ, कंसंट्रेट कर देगा। ठीक। ये बनाते समय इस बात का ध्यान देंगे, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है? और ध्यान दें, अब होगा क्या, जैसे फ्रेम यहां पे है, तो इसका एरिया वेक्टर इस वाली फील्ड लाइन से 90 डिग्री एंगल बना लेगा। फ्रेम यहां पे रहेगा, फ्रेम यहां पे रहेगा जहां भी ड्रा किया गया है, यहां पर। तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड से अभी एंगल 90 बन जाएगा। और मान लो फ्रेम आपका इधर घूम गया, इस तरफ। ठीक है? ये इधर घूम गया, तो इस वाले से एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना लेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहेगा? 90 बनाता रहेगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यदि 90 हो गया, तो जो अभी आप आई इज इक्वल टू लिखे थे सी फाइव अपान एन ए बी साइन थीटा, वहां 90 लिख उठेगा। क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा के लिए क्या हो गया है? 90। हमेशा के लिए क्या हो गया है? 90। ठीक है? तो यहां आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू सी फाइव अपान एन ए बी, या आप आई प्रोपोर्शनल टू फाइव या अधिकार के साथ लिख सकते। इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू फाइव करने के लिए, आई प्रोपोर्शनल टू फाइव करने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना जरूरी था, जिससे फ्रेम कहीं भी घूम के जाए तो उस पर जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा कितना एंगल बनाता रहे? 90 बनाता रहे। वो जहां भी जाए किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग रहे, जिससे एरिया वेक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बना दे? 90 बना दे। ठीक है? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये फार्मूला लिख देंगे। ये फार्मूला आप कहा गया, ये फार्मूला लिख देंगे और कह देंगे आई प्रोपोर्शनल टू फाइव के लिए साइन थीटा का 1 होना जरूरी है। और साइन थीटा तभी 1 होगा जब थीटा 90 हो जाएगा। और थीटा है क्या यहाँ पे? थीटा है आपका एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा 90 कब होगा, जब यदि ये यहाँ पे है तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ इसके लाइन हो जाए, ये जहां जहां जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई ना कोई इस स्टाइलर के लाइन ही रहे, जिससे एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता रहे, 90 बनाता रहे। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रेडियल होना बहुत जरूरी है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि फील्ड लाइंस को क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है और फील्ड को भी इंक्रीज कर देता है। अब आपके मन में आ सकता है कि व्हाई सॉफ्ट आयरन को, व्हाई नॉट हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए क्योंकि करंट जब प्रेजेंट होगी तो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज होगा, और करंट जब अब्सेंट हो जाएगी तो इसे डिमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। सॉफ्ट आयरन कोर होगा तो मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होने में ज्यादा अपोज नहीं करेगा, इजिली मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, इजिली डिमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा। आप कहेंगे सर सॉफ्ट आयरन में ऐसा क्यों होता है? भैया जो एलॉय होता है, एलॉय जो है हार्ड होता है क्योंकि मिक्स्ड एलिमेंट से बना होता है, और जो सॉफ्ट होता है प्योर एलिमेंट्स होते हैं। जब आप प्योर थे, जब आप छोटे थे, उस समय आप प्योर थे, आप सॉफ्ट थे। अब आप बड़े हो गए, आप एलॉय हो गए, आपके अंदर बहुत सारी बदमाशियां आ गई, प्योरिटी आ गई है, ठीक है, आप मिक्स्ड हो गए हैं तो आप हार्ड हो गए हैं। अब आपको कोई चीज हम बताएं अभी, अब अगले पल बोलेंगे जो बताए थे वो गलत था, हमको गलत प्रूफ करने पे हो सकता है समझाने वाले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, और हो सकता है हम गलत प्रूफ न कर पाए। लेकिन कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसे समझाना और भुलवाना, समझाना और भुलवाना, मतलब मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज आसान है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। तो फाइनली यहां पे आपने देखा आई इज इक्वल टू क्या आ गया है आपका, सी फाई अपान एन ए बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी के लिए यस यूज कर रहे हैं, अब करंट के लिए आई लिख दिए हैं। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई अपान आई, पाई अपान आई। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा यूनिट करंट के प्रेजेंट पे, मतलब 1 एम्पियर करंट के प्रेजेंट पे जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो, यदि 1 एम्पियर पर कोई चीज डिफ्लेक्ट कर रही है, 1 एम्पियर पर वो डिफ्लेक्ट करके जीरो से चली जा रही है, मान लो 200 पर, कहा चली जा रही है, जीरो पर था पॉइंटर और 1 एम्पियर पर 200 पे पहुंच गया। ठीक है, तो 0.1 एम्पियर पर, 0.1 एम्पियर पर वो 20 पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, 0.1 एम्पियर पर 20 पहुंच जाएगा, यदि 1 एम्पियर पर यहां पहुंचा है। अब 0.1 एम्पियर पर 20 पे पहुंचेगा तो 0.05 पर वो 10 पर पहुंचेगा, 0.05 एम्पियर पर। इसका मतलब यदि वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया रहेगा 1 एम्पियर करंट पे, तो थोड़ी बहुत करंट पर भी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब उसको भी डिटेक्ट करेगा। ठीक, तो इसके लिए हमको यूनिट करंट पर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब थोड़े ही करंट पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए फास्फर ब्रॉन्ज का यूज किया गया था और हेयर स्प्रिंग यूज की गई थी, जिससे जो आपका करंट कैरिंग लूप था उसके रोटेट होने में रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट तो हो लेकिन अपोज बहुत ज्यादा ना हो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर सके। अब यहाँ आपका करंट सेंसिटिविटी फाई अपान आई, आई इज इक्वल टू आया है आपका सी फाई अपान एन ए बी। आप कह सकते हैं ये कहां से लिखा जा रहा है, ये आपका लिखा ही है, और यहाँ फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे प्यारे जो है करंट सेंसिटिविटी, क्या करंट सेंसिटिविटी जो है आपकी आ जाएगी कितना, एन ए बी अपान सी। अब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, और टॉर्सन रिजिडिटी क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ आप देखें, आप कह रहे हैं कि n को बढ़ा दो, ठीक है, आप कह रहे हैं a को बढ़ा दो, आप कह रहे हैं b को बढ़ा दो, अब आप कह रहे हैं c को कम कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सके इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, वो स्ट्रांग कर देता है। और सी कम हो सके इसीलिए फास्पर ब्रॉन्ज मटेरियल सिलेक्ट किया गया है। फास्पर ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, और जिसकी टॉर्सनिटी बहुत कम होती है, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ है। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला हुआ। अब ऐसे ही जब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, किसकी बात करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को एस भी लिख रहे हैं, और ये फाई अपान वी हो जाएगा, फाई अपान वी। तो मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंस पे डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब थोड़े वोल्टेज पे ज्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे थोड़े का थोड़ा का थोड़ा का थोड़ा का थोड़ा लें तब भी डिफ्लेक्शन शो हो जाए, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट करंट पर भी डिफ्लेक्शन हो जाए और करंट डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सेंसिटिविटी का हाई होना जरूरी है। और सेंसिटिविटी हाई कब होगी, जब बहुत लो से लो वोल्टेज पर या लो से लो करंट पर भी डिफ्लेक्शन शो कर देगी। तो मेरे प्यारे यहाँ एस पी इक्वल हो जाएगा फाइव, वी इक्वल टू आई आर, अपने ओम भाई साहब। तो एस वी वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइव अपान आई की वैल्यू हो जाएगी, हाँ क्या हो जाएगी, ये लिखा है सी फाइव अपान एन ए बी इंटू आर लिखा ही है। फाइव से फाइव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला आ गया आपका एन ए बी अपान सी आर। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएंगे आप, आपके मन में आ रहा होगा, हाँ एन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ए को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और सी को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और आर को क्या करेंगे, कम। लेकिन जरा ध्यान दें, जब आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे एक प्रकार से यूज्ड वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, यूज्ड वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एन जब बढ़ेगा अपने साथ वो बढ़ा देगा किसको, लेंथ को, और लेंथ जब बढ़ेगा तो अपने साथ बढ़ा देगा रेजिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल के होता है। आप बढ़ाएंगे एन बढ़ जाएगा आर, जिस रेशियो में एन बढ़ेगा उसी रेशियो में आर बढ़ेगा, तो आपका बढ़ाना बेकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब बचा क्या, ए। जब ए बढ़ा देंगे, फ्रेम छोटा था, कम वायर में राउंड हो जा रहा था, फ्रेम को बड़ा कर दोगे तो ज्यादा राउंड में, मतलब कि ज्यादा वायर में एक राउंड कंप्लीट होगा। इसका मतलब एरिया बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप फिर से लेंथ बढ़ा रहे हैं, और लेंथ जब बढ़ा रहे हैं आप तो फिर से आप रेजिस्टेंस उसी रेशियो में बढ़ा रहे हैं। बढ़ा आप एरिया रहे हैं, बढ़ रेजिस्टेंस रहा है, तो बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये वाला जो आपका गेस है, ये वाला जो गेस है ये रॉन्ग है, ये भी गेस क्या है, रॉन्ग है। बस यही दो बचे, मतलब फील्ड को बढ़ा देंगे और सी को कम कर देंगे। सी को कम करने के लिए फास्फोर ब्रॉन्ज का सिलेक्शन हुआ है, और बी को बढ़ाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि फील्ड को स्ट्रांग कर देंगे अच्छे बच्चे, ठीक है। तो मेरे प्यारे ये समझ गए होंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी हो गई, यहाँ बोलेंगे डिफ्लेक्शन ऑकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट करंट नोन एज करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन ऑकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये दोनों आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यू नो दैट आइडियल एमीटर है, हाँ, जीरो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो जब गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो हमको रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, टेंस टू जीरो करना होगा, या जीरो ही कर देना होगा, क्योंकि आइडियल एमीटर के लिए
इसके लिए आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब मान लो, क्या करो, मान लो ये कोई आपका गैल्वोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस में जी है और इसकी क्षमता 1 एम्पियर करंट मेजर करने की है। कितना मेजर करने की है? 1 एम्पियर करंट मेजर करने की इसकी क्षमता है। अब आपको मेजर करना है 10 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर में इसका पॉइंटर जाके स्टॉपर से टकरा जाएगा। तो 1 एम्पियर के बाद जो करंट होगी 2 एम्पियर 3 एम्पियर वो स्टॉपर से टकराया रहेगा। इसका तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, इसका तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 एम्पियर से कम करंट आएगी 0.9 0.8 0.7 उसे तो ये मेजर कर देगा, लेकिन उससे जब ज्यादा करंट आएगी तो उसे ये मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 एम्पियर पे ही इसका पॉइंटर स्टॉपर से टकरा देगा। तो 2 पे भी टकराया ही रहेगा, 3 पे भी वही रहेगा, 4 पे भी वही, 1 2 3 4 पे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो होगा, 1 पे जहां था वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब जिसकी जो क्षमता है उससे करंट उससे कम दोगे उसे काम करने वो कर ही डालेगा, और उसकी क्षमता से ज्यादा दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। इसकी क्षमता 1 एम्पियर है, इसको 1 एम्पियर करंट ही दो। और यदि आपकी 10 एम्पियर करंट आ रही है तो 10 एम्पियर करंट आ रही है यहाँ पे, तो आप इसको बाईपास दे दो। बाईपास देने का मतलब क्या है? आपको बहुत ही लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होगा जिससे इधर से 9 एम्पियर करंट चली जाए, अब फिर से दोनों मिलके आगे जाके क्या हो जाए 10 एम्पियर। तो यदि 1 एम्पियर इससे जाएगी और इसकी क्षमता जो है 1 एम्पियर की ही है, तो 1 एम्पियर ये सही से मेजर करेगा। 0.7 जाएगी उसको भी सही से मेजर करेगा, 0.9 को भी सही से मेजर करेगा। ठीक है, और रिमेनिंग इधर से चला जाए। अब 1 एम्पियर करंट इधर जा रही है, 9 एम्पियर करंट इधर जा रही है, इसका मतलब इधर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाँ बहुत सही, बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि करंट उस रूट को सेलेक्ट करती है जिधर रेजिस्टेंस कम हो। हम आप भी उस रूट को सेलेक्ट करते हैं जिधर रेजिस्टेंस कम हो। करंट इस रूट से चली जाएगी, और करंट इस रूट से चली जाएगी तो मेरे प्यारे जो है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, बहुत लो होगा, जिसे संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संट। ठीक है, और ये संट जो होता है, आप प्लेटफार्म पर, रेलवे प्लेटफार्म पर संट लाइन सुने होंगे। संट लाइन वो लाइन होती है कि जिससे जब प्लेटफार्म पर न रुकने वाली गाड़ियां जो होती हैं उस लाइन पर उनको पास करा दिया जाता है, जिससे उनके रूट में रेजिस्टेंस नहीं होता और फुल स्पीड से निकल जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? संट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो संट मतलब हैविंग लोएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिए। अब आप कहेंगे कि सर ये 9 एम्पियर तो गैल्वोमीटर के बाहर जा रहा है, ये गैल्वोमीटर कैसे मेजर कर देगा? तो जरा देखो, किरचॉफ भाई साहब को याद करो। तो पहली बात तो जरा ध्यान दें, जब हम रेजिस्टेंस को, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और जब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तब सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यहाँ हमको आइडियल हमको एमीटर बनाना था। आइडियल एमीटर है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टेंस, दैट मींस वी हैव टू मिनिमाइज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, और ये बहुत लो रेजिस्टेंस जब आप कनेक्ट करेंगे तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उससे भी कम आएगा। आप जानते हैं जैसे R1 आपका है 10 ओम, R2 आपका है 1 ओम, जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करेंगे 1/1 प्लस 1/10, या ये 11/10 हो जाता है, आरपी बराबर आ जाता है आपका 10/11। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, जो दोनों में कम था उससे भी कम आता है, उससे भी कम आता है। इसका मतलब यह जितना कम रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं आप, तो रेजिस्टेंस तो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या यूज करने जा रहे हैं? केवीएल। क्या यूज करने जा रहे हैं? केवीएल, और उसके लिए हम डायरेक्शन मान ले रहे हैं। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई कर दे रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ करंट जो है 7 दे रही है, करंट 7 दे तो माइनस होता है, तो माइनस IG। करंट जा किस में रही? गैल्वोमीटर। यहाँ करंट क्या कर रही है? अपोज कर रही है,
और यहां से मान लो आई आया था, क्या आया था, यहाँ आई जी चला गया, इधर कितना गया होगा, आई माइनस आई जी। आई क्या था आपका 10 था, आई जी कितना था 1, अभी तो 9 आ गया। तो यहां से करंट जा रहा है आई माइनस आई जन, जो कि लूप का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। लूप का अपोज करे तो प्लस लिखते हैं, तो प्लस लिख देंगे आई माइनस आई जी। ये करंट जा किस में रही है, यस में जा रही है, बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ कोई सेल या बैटरी इस लूप में थी नहीं, लिखा नहीं गया मेरे प्यारे। यहाँ पर आई माइनस आई जी इंटू यस इज इक्वल हो जाएगा आई जी के, या आई एस माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी। आई जी और ये जी था, जी यहाँ मिस कर गया है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड में रोक देते हैं हम लोग। ठीक है। आई की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ रोक दिए, इसको इधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका आई जी एस, माइनस से प्लस में हो जाएगा, आई जी जी है। और यहाँ पर आपका आई इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ आई जी कॉमन है, कॉमन ले लो, यस प्लस जी अपान एस। ठीक है। अब जो गैल्वोमीटर है वो आईजी को तो सही से मेजर कर देगा, पैरेलल रिक्वायर्ड आपका रिजल्ट आया, ये आईजी को सही से मेजर कर देगा, क्योंकि आप वहां वही करंट भेज रहे हैं जो उसके लिमिट के अंदर है, तो उसको सही से बताएगा वो। संट आप लगा रखे हैं तो आपको पता होगा कितना लगाए हैं, गैल्वोमीटर कंपनी ने बना रखा है तो कंपनी को ये पता होगा कितना रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर का है। ये सारी जानकारियां होंगी तो सारी वैल्यू जब रख देंगे तो आई आ जाएगा, मतलब करंट मेजर हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। इसका मतलब किसी गैल्वोमीटर को इफ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एमीटर, that means you have to use a very low resistance parallel to this galvanometer to minimize its effective resistance, because you know that ideal ammeter have negligible resistance or zero resistance। ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन गैल्वोमीटर का एमीटर। अब हम बात करेंगे किसकी, गैल्वोमीटर को, गैल्वोमीटर को किसमें कन्वर्ट करने की, वोल्ट मीटर में। किसमें कन्वर्ट करने की, वोल्ट मीटर में। ठीक है। अब आपका गैल्वोमीटर कन्वर्ट हो रहा है वोल्टमीटर में। यू नो दैट वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है। और यहाँ क्या था, आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस। और यहाँ क्या होगा, आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मेरे प्यारे, अब क्या करना होगा आपको, यदि आप गैल्वोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, नाउ यू हैव टू कनेक्ट वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ दिस गैल्वोमीटर। ठीक है। और ये गैल्वोमीटर आपका वोल्टमीटर में बदल चुका होगा, ये कनेक्ट करने के बाद ये पूरा पूरा वोल्टमीटर बोला जाएगा। ये वोल्टमीटर यहाँ जो अप्लायंस होगा उस अप्लायंस के टर्मिनल्स के इंड्स पर कनेक्ट होगा। टर्मिनल का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप ही ये बताएगा। ठीक है। और इधर से करंट क्या जा रही होगी, वही जा रही होगी जो गैल्वोमीटर की क्षमता है। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब हुआ आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होना चाहिए उसे। ठीक। तो यहां से आपका आई जी इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस आई जी इंटू जी। आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी अपान आई जी माइनस। ठीक है। तो आप जितने कैलिबर का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं वो यहाँ वी की जगह पे लिख दिया जाएगा, इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा, वी की जगह पे लिख दिया जाएगा।
और गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस हमको पता ही रहेगा, गैल्वोमीटर में पास होने वाली करंट कितनी, उसकी क्षमता है ये भी पता रहेगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका गैल्वोमीटर कन्वर्ट हो गया किसमें, वोल्ट मीटर में, और यहाँ गैल्वोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, एमीटर में। ठीक है, तो आप देख लें चाहे गैल्वोमीटर एमीटर में, ठीक, 360 लें नोट्स बनाना चाहें तो, और यहाँ गैल्वोमीटर किसमें, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो पहले हम यही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, कॉपी करके लेके चलते हैं अगले पेज पे, तो अगले पेज पे से पेस्ट कर। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल देखें आप जरा, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। इन द सर्किट, फिगर 4.23 आप फिगर देख ही रहे हैं, द करंट इज टू बी मेजर, करंट मेजर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर शोन इज गैल्वोमीटर विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। ठीक है, तो आप जरा देखें, एक बार ये भाई साहब कह रहे हैं, पहली बात तो यहाँ एमीटर के पास होने वाली करंट, तो यहाँ जो एमीटर है, एमीटर, ये कलर दिखेगा नहीं, रेड ले रहे हैं, एमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है ये कह रहा है 60 ओम है। ठीक है, क्या है, ए पार्ट है, इज ए गैल्वोमीटर विद रेजिस्टेंस Rg इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ सोर्स है। अब आप देख रहे होंगे कि आई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आई, पार्ट ए का। आइए, आपका करंट इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ, और ईएमएफ है यहाँ पे 3 वोल्ट का, ईएमएफ हो जाएगा आपका, मतलब कि ईएमएफ अपान टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इससे पास होगी वही इससे भी पास होगी, दोनों सीरीज में है, और दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए रेजिस्टेंस, ईएमएफ है 3 वोल्ट, और ये 60 और 3 सीरीज में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, 63 आ जाएगा, तो करंट आ जाएगी यहाँ से, आ गए एप्स भाई साहब, आइए आप, आपकी जरूरत आन पड़ी है, तो हमको 3 में डिवाइड करना है, किससे, 63 से, रिजल्ट आ गया 0.04, 0.04, 0.0476 एम्पियर। ठीक है, आ गया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं आप इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, इज गैल्वोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम, 0.02 ओम। अब क्या किया गया है, अब जो गैल्वोमीटर है, क्या है, गैल्वोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस Rg, और Rg इज इक्वल टू कितना है, 60 ओम। ठीक है, अब इसी के पैरेलल एक शंट कनेक्ट कर दिया गया है, और शंट का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0.02 ओम, 0.02। ठीक है, शंट का रेजिस्टेंस है, और यहाँ आपका 3 ओम रेजिस्टेंस ही है, सोर्स अब भी आपका 3 वोल्ट का ही लगा हुआ है, फिर से करंट निकालिए आप। ठीक है, करंट फिर से निकालनी है। ठीक,
तो अब जरा ध्यान दें आप, इस वाले में क्या था, यहां पर जो है आपका, यहां भी आपका गैलोमीटर ही था, ठीक है। अब उसी गैलोमीटर को संट लगा के पैरेलल में बहुत लो रेजिस्टेंस लगा के किसमें कन्वर्ट किया गया है, हाँ किसमें कन्वर्ट किया गया है, बहुत सही, एमीटर में। अब हमको चाहिए करंट, जाने दो ऐसे। अब ये दोनों पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल। अब पैरेलल में जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, 1/60 प्लस 1/0.02। अब पॉइंट यहाँ हटाने के लिए हम 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, 100, और 100 कर देंगे तो 2 से डिवाइड होके आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा आपका 60, यहाँ एलसीएम होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ आपका 1 ही है, 1 से 60 में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3001, 3001/60। यहाँ आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 60/3000, 3001। जिसको सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका, आ गए एप्स भाई साहब, आइए आप, 60/3001 इक्वल टू, ये आ गया आपका 0.02, या आप रहने दें, जो वैल्यू आई है वही लिख दें, 0.01999, ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपकी ये सर्किट, ये जो सर्किट है आपकी, ये कन्वर्ट हो गई इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे। अब मान लो आर ए आ गया, और आर ए कितना आ गया, 0.1 नहीं, 0.01999 ओम, ये आ गया, और यहाँ आपका 3 ओम था ही, और यहाँ आप सोर्स था ही। तो मेरे प्यारे आप जरा देखें, फिर से करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ है 3 वोल्ट। फिर ये दोनों सीरीज में ही होंगे क्योंकि एक ही करंट जाएगी दोनों में, और सीरीज में होंगे, ये हो जाएगा आपका 3.0199, ठीक है, इतना हो जाएगा। और करंट आ जाएगी, एफ्स भाई साहब आइए फिर से, और आप देखिए जरा, हम आप क्या करेंगे, 3 में डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 3/3.01999 इक्वल टू, आपका आ गया 0.09938 एम्पियर, जो कि अप्रॉक्स 1 एम्पियर के है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि आइडियल एमीटर रहा होता, क्या रहा होता, आइडियल एमीटर रहा होता, आइडियल एमीटर रहेगा तो मेरे प्यारे इसका रेजिस्टेंस रहेगा 0, इसका रेजिस्टेंस यदि 0 रहेगा आइडियल एमीटर होने पर, और यहाँ आपका 3 ओम है, कितना है, 3 ओम है, यहाँ कितना है, 3 वोल्ट है, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पोटेंशियल अपान रेजिस्टेंस, बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। आइडियल एमीटर पे 1 एम्पियर आया, और जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किए हैं किसमें, संट लगा के बहुत लो रेजिस्टेंस के एमीटर में, तब भी अप्रॉक्स 1 एम्पियर आ रहा है। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट नहीं किए थे, ठीक है, तब रिजल्ट आ रहा था ये। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर आपका भयंकर रूप से झूठ बोल रहा है जब उसका रेजिस्टेंस हाई है, वो सही बोल रहा है जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें, तो लगभग सही बोल रहा है,
लेकिन आइडियल होने पे जो वैल्यू है वो है ही। तो इससे ये समझ में आता है इस न्यूमेरिकल से कि गैल्वोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना सही है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करके, क्योंकि रिजल्ट जो आता है वो आइडियल एमीटर जैसा ही लगभग आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। तो बैक चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं यहाँ पे। 12 था, क्या था, 12 था। यहाँ सबसे कम जो नंबर है क्वेश्चन का वो है 8। 8 उठाते हैं, 8 को कॉपी करते हैं, कॉपी करके किसी खाली पेज पे चलते हैं, फिर वहां पेस्ट कर देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and it made of 500 turns. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? ठीक है, चलें देखते हैं हम लोग। बेटा देखें, सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर, या इसे हम 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और इसकी रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे 500, 5, और करंट है 5 एम्पीयर। अब आप सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला जानते हैं। लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब सोलेनॉइड की लेंथ के कंपैरिजन में हम सोलेनॉइड की रेडियस या डायमीटर को नेग्लिजिबल मान सकें। तो ये 50 है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो अप्रॉक्स हम निगलेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे। तो इसका मतलब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये जानकारी इसीलिए दी गई है जिससे आपको पता चले कि फार्मूला यूज हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। अब यहाँ n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो n की जगह पे n बाई एल लिख सकते हैं। और आई, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, और n कितना है यहाँ पे आपका, वो है 500, और l कितना है आपका, लेंथ लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -, ठीक है, l हो गया। i कितना है आपका 5 एम्पीयर, ठीक है, सारी वैल्यू रख दिए। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहां से आ जाएगा आपका 4 5 जा 20, 2000 हो जाएगा ये। देखो 20 तो हो ही जाएगा, 2 जीरो पहले से था, ठीक है। 5 4 जा 20, और ये 2 जीरो पहले से, 2000 हो गया, पाई हो गया। 10 पावर -7 है, 10 पावर माइनस ऊपर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 10 पावर -6, ठीक है। और 10 पावर -6 भी जो है वो हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस, हाँ 3, 10 पावर -3 हो जाएगा। कितना टेस्ला, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है आप जानते ही हैं, 4 पाई इंटू 10 पावर -7, वो रख दिया गया। एन की वैल्यू 500 दी गई थी, और एल दिया गया था 50 सेंटीमीटर, या 0.5 मीटर, 0.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर -1 मीटर। करंट दी गई थी यहाँ पे 5 एम्पियर, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस ऊपर गया, प्लस हो गया 10 पावर -7 वहां था, और प्लस से 10 पावर -6 हो गया, और 504 से 2000 में पाई हुआ। ये तीन पावर यहाँ पे क्या हो गई, 10 पावर +3, 10 पावर -6, 10 पावर -3 बचा, और 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14 इंटू 10 पावर -3 टेस्ला। ये हो जाएगा आपका 826, 6.28 इंटू 10 पावर -3, आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं।
क्या उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और पेस्ट करते हैं कॉपी, और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा। The horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 to power minus 5 Tesla. And the direction of field is from the geographic south to the geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of the current east to west और साउथ टू नॉर्थ? जरा देखें। अब जैसे करंट की डायरेक्शन अभी है यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट, ये मान लो आपका ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। करंट की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे जा रही है करंट, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ठीक। तो अंदर की ओर होना चाहिए नॉर्थ और बाहर की ओर होना चाहिए साउथ, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ, अंदर नॉर्थ जाएगा, बाहर साउथ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल बन गया 90, और एंगल 90 बन गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर है, तो फोर्स लग जाएगा यहाँ पे डाउनवर्ड। फोर्स किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, इतना समझ ही रहे होंगे आप। अब कितना हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एक्चुअली होता है आई बी एल, थीटा 90 है, साइन 90 हो जाएगा। पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है तो एफ बाई एल हो जाएगा, बराबर आई एल बचेगा, साइन 90 1 ही हो गया है। आई यहाँ दिया गया है, वैसे बी भी बचेगा। आई कितना दिया गया है, 1 एम्पियर। यल कितना दिया गया है, यल यल यहाँ दिया गया है, यल से कोई मतलब ही नहीं है, यल तो उधर चला गया है, यल उधर चला गया था, यल लिखा क्यों है? देखें, आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, यल इधर चला आया, यहाँ आई बचा है और बी बचा है, यल इधर आ चुका है। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आई कितना है आपका, 1 है। अब बी कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। यहाँ जो फोर्स आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन पर फोर्स आ जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, इसका सेकंड पार्ट। अब करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, साउथ बाहर, नॉर्थ अंदर, साउथ टू नॉर्थ, इसका मतलब करंट भी इनवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी किधर थी, साउथ टू नॉर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वो भी इनवर्ड थी। एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल इस समय जीरो बन जाएगा, और जीरो बन जाएगा तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती, जीरो हो जाएगा। सेकंड केस पे इस पर फोर्स नहीं लगेगा, सेकंड केस पर इस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, यहीं पर हम मामला रोक देते हैं, ठीक है, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं मेरे प्यारे। अब आपको थैंक्स कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी देर तक यदि आप वीडियो देखते हैं तो थैंक्स बनता है। थैंक्स नहीं, यहाँ हिंदुस्तानी है भैया हो, धन्यवाद।
धन्यवाद। अब आपको लगे कि छोटा धन्यवाद दे रहे हैं सर, भैया लो धन्यवाद बड़ा लो, और बड़ा लो धन्यवाद आप, ठीक है। तो मेरे प्यारे थैंक्स। वही अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। सोना मगर लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, जैसे कोई माइक लाल आपको हरा ना सके,